नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। 2024 के चुनाव से पहले ही जिस तरीके से नितिन गडकरी को लेकर खबरें आई, जिस तरीके से चर्चाओं का जो है बाजार गर्म हुआ, कभी उनके पार्टी छोड़ने को लेकर, कभी इस्तीफा देने को लेकर, कभी उनके कामकाज को लेकर सराहना हुई, उस पर आज खुलकर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ और जो मुझे जानकारी मिली है, उस लिहाज से मोदी सरकार में अगर कोई सबसे बेहतरीन काम किया होगा तो वो नितिन गडकरी जी हैं, और इसीलिए वो खुलकर सीना तान कर बोलते रहे, मेरे साथ सिर्फ काम की चर्चा कीजिए, बाकी चीज़ों पे मत कीजिए। और वाकई में जब एक्सप्रेसवे की चर्चा करेंगे, रोड देखेंगे आप, तो शानदार काम हुआ। उसी चीज़ को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। कि पहले तो 7 साल के बाद देते थे, अभी हमने बहुत इंप्रूवमेंट किया, अब हम 3 साल में आपको डाटा दें। रोज लोग मर रहे हैं और मरने वालों की संख्या एक एक स्पॉट पर 100 लोग मर गए। तो भी ब्लैक स्पॉट को सुधारने में और इनके रिपोर्ट में और फिर इनका टारगेट, तो मुझे रहा नहीं गया। मैंने कहा मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था, 4 जगह पैर टूटा। जब तक तुम्हारा बच्चा बच्ची और तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होता, तब तक तुम्हें ये संवेदनशीलता नहीं आएगी कि इससे क्या हो रहा है। ऐसा तुम वो एक्सीडेंट के ब्लैक स्पॉट को भी दुरुस्त करने के लिए फेज 1, फेज 2, फेज 3 क्या लगाया तुमने? 2 काम कम करो, पर जान पहले बचानी चाहिए। अब समवेयर व्हाट माय फीलिंग इज कि ये जो सिस्टम है, तो मेरा पहला सुझाव है कि यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ आवर प्रेजेंट सिस्टम। जब ऑडिट करना है तो कॉन्ट्रैक्टर का, मैनेजमेंट का, अभी हमारा एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर करके सिस्टम है, वो बंद किया अभी काफी। मैंने एक 80 साल का, 75 साल का टोपी पहना हुआ आदमी एक कोने में बैठता है, ये इंडिपेंडेंट इंजीनियर। मैंने बोला इसका नाम बदलो, ये डिपेंडेंट इंजीनियर रखो। वो एनएचआई के अधिकारी के मुंह के तरफ बोलता है, उसका कोई ओपिनियन ही नहीं होता और वो कोई समय पे काम नहीं करता। अभी हमने 1000 करोड़ के ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी लाई कि डीपीआर वही बनाएगा और सुपरविजन भी वही करा। हब डीपीआर इफेक्टिव, जहां से हमारी सबसे कमियां शुरू होती है डीपीआर। अभी तो मुझे लगता है कि लोग गूगल में बैठकर डीपीआर होते हैं, तैयार करते होंगे, और लोएस्ट डीपीआर वाला लोएस्ट मिलता है। तो मजाक में कहा कि आपका हार्ट का ऑपरेशन करना है, एक अधिकारी को कहा, तो आप टेंडर निकाल के क्यों नहीं करते? आपको अच्छा से अच्छा डॉक्टर क्यों चाहिए तब? तो ये डीपीआर में यहां आपकी जरूरत है कि कॉन्ट्रैक्टर का और डीपीआर कंसल्टेंट का और हर आदमी का, व्यक्ति का परफॉर्मेंस ऑडिट उसके क्रेडिट रेटिंग के साथ कैसे जोड़ना, दैट इज टू बी द बिग चैलेंज। आज मैं अपने साथ बैठते हुए मैंने आज ही सेक्रेटरी और एनएचए चेयरमैन को कहा कि आरओ और पीडी के लिए ये परफॉर्मेंस ऑडिट के पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं ये जो आप कॉन्ट्रैक्टर का और जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लोग हैं, उनका परफॉर्मेंस ऑडिट के आधार पर उनका क्रेडिट रेटिंग कैसा करोगे, ये बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है। हमारे यहाँ तो हम समाजवादी है, गधे और घोड़े साथ में ही चलते हैं हमारे यहाँ। हम डिफरेंशिएट नहीं करते, लोएस्ट का फॉर्मूला होता है, और उसके कारण स्वाभाविक रूप से जो कॉन्ट्रैक्टर खराब भी काम करता है वो भी हमारे लिए वैसा ही है, जो नहीं भी करता वो भी वैसा है, अच्छा भी करता है वैसे ही है, क्योंकि हम क्लासिफाई नहीं कर पाते। और इसलिए बैंकों के लोन लेने से उनको देने से लेकर इंश्योरेंस बॉन्ड तक हर जगह पर क्रेडिट रेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब डेवलप करना है, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का तैयार करना है, उसके लिए अगर क्रेडिट रेटिंग नहीं होगा तो लोगों की आदतें नहीं सुधरेगी। अगर जो लोग अच्छे हैं, अब लोगों को मालूम है कि बैंक में व्यवहार अच्छे करने से एक बार अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छा होता है तो लोन आसानी से मिलता है, तो लोग अब कॉन्शियस हो गए। वो कभी अपना अकाउंट एनपीए में जाने नहीं देते, कहीं भी करके संभाल लेते हैं, क्योंकि उसका अवेयरनेस आया। पर कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉन्ट्रैक्टर के बारे में ये नहीं आया। इसमें और एक बात है कि बोनाफाइड मिस्टेक्स एंड बहुत से बारे में हमारे कॉन्ट्रैक्टर की कभी कभी जानबूझ के मैलाफाइड मिस्टेक्स होती है, मैलाफाइड होती है, वो उसके सब लोग मिले हुए रहते हैं। और बोनाफाइड मिस्टेक्स होती है और डिफरेंट टाइप की होती है, इसका भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए। अदरवाइज लकीर के फकीर बनकर एक आधे बार उसकी बोनाफाइड कुछ घटना उसके आधार पर उसको अपने रेटिंग में कर दिया डाउन,
तो उसका नुकसान भी नहीं होना चाहिए, और दूसरी मैनिपुलेशन करके उसको रेटिंग को बढ़ाया, ये भी नहीं होना चाहिए। बिटवीन द लाइन विथ ए क्वालिटेटिव अप्रोच, परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ क्रेडिट रेटिंग होना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी आवश्यकता है। काम की कमी नहीं है, काम बहुत ज्यादा है। अभी हम लोग रोड बना रहे हैं, तो मुझे अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने कहा, अभी तो हमने एक ही रोड दिल्ली मेरठ और थोड़ा बना, तो उन्होंने कहा कि हमारा टूरिज्म जो रिलीजियस टूरिज्म है वो दुगना हो गया। यानी कितने रेस्टोरेंट्स, कितने होटल्स, कितने मोटेल्स, कितना बड़ा अभी टूरिज्म में 49% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल के लिए खर्चा होती है। और इसलिए अभी इतनी संभावना है। अभी हमारे राजीव जी बैठे हैं, मैं परसों हमारे एयरपोर्ट पे आ रहा था, तो हमारे यहाँ मेरे ध्यान में आया कि जो छोटे लोग हैं, यानी जिनका इनकम बहुत कम है, वो मुझे बोल रहे कहाँ जरा मनाली जा रहे हैं। अब लोगों में अभी तो रोड अच्छा बनने से, अभी नागपुर से पुणे 24 घंटा लगता था, अभी समृद्धि महामार्ग बना है तो नागपुर से मुंबई 4.5-5 घंटे में, और पुणे का हम नया रोड बना रहे हो 4-4.5 घंटे में होगा। तो हर आदमी सेकंड हैंड कार खरीद रहा है और वो खुद टूरिज्म पे निकल रहा है। और अक्सर अभी ये जो अप्रैल मई जून, आप देखिए कितने बड़े प्रमाण पर लोग घर से बाहर निकल रहे। अभी देहरादून 2 घंटे में होगा, हरिद्वार 1.5 घंटे में होगा, अमृतसर 4 घंटे में होगा, जयपुर 2 घंटे में होगा, ये कटरा 6 घंटे में होगा, और श्रीनगर 8 घंटे में होगा। इतना पोटेंशियल है। और वो तो हम लोग जो अटल टनल बनी, जो 3.5 घंटे रोहतांग पास पर जाने के लगते थे, वो अब वो टनल से 8 मिनट में निकल रहे। और उसके बाद 4 टनल बन गए, पूरा हिमालय खाली पड़ा हुआ है। इतना पोटेंशियल है। मनाली के बाद लद्दाख लेह तक, बाद में कारगिल, उसके बाद हमारी और एक टनल है झेड़मोर, और झेड़मोर से सोनबर्ग और गुलमर्ग, इतना जन्नत है। तो टूरिज्म बड़े प्रमाण पर बढ़ रहा है, पर ये क्वालिटी का काम होगा क्या, ये समय पर होगा क्या, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा क्या, बहुत सी बातें अड़चनी है सरकार में। मैं जब दिल्ली मेरठ हाईवे बना रहा था, खूब मैंने कोशिश की कि दिल्ली में 3 माउंटेन है कचरे के, और ये पूरा कचरा सेग्रीगेट करके रोड में डालना। 5-6 बार मीटिंग हुई, एलजी के साथ हुई, अर्बन मिनिस्ट्री के साथ हुई, और सेग्रीगेट कौन करेगा इसी पे झगड़ा चलता रहा। एक दिन 15-16 मीटिंग होने के बाद मैंने तंग होके कहा कि छोड़ दो, अभी कोई मतलब नहीं समय खराब करने, पर होते होते हो गया। तो अभी UR2 जो बना है उसमें हमने 20 लाख टन कचरा डाला। फिर ये जो अहमदाबाद डोलेरो हाईवे, उसमें 20 लाख टन डाला। अभी हम कचरे के लिए हम लोग पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि कचरे का उपयोग कैसे करना रोड कंस्ट्रक्शन में। प्लास्टिक का हो रहा है, रबर का हो रहा है। ये जो सर्कुलेशन इकोनॉमी है, इसमें बड़े प्रमाण पर वेस्ट मटेरियल का उपयोग हो सकता है। इससे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होगी, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इंप्रूव होगी, और टाइम बाउंड सब होना चाहिए। मुझे याद है मुंबई में जब 55 फ्लाईओवर बन रहे थे, तो हमारे उस समय उसकी कॉस्ट 1900 करोड़ थी, और हमारे फ्लाईओवर बने 900 करोड़ में। तो हमने एक छोटा सा निर्णय किया था कि एक दिन पहले जो काम करेगा उसको 1 लाख रुपए अवार्ड मिलेगा, और एक दिन जो लेट करेगा उसको 1.5 लाख रुपए फाइन होगा। आप ताज्जुब करोगे, अभी जो सांता क्रूज एयरपोर्ट पे जो ब्रिज बना है, ये बांद्रा से निकलते एक बड़ा एलिवेटेड रोड बना, तो उसको बनाने के लिए मुझे डिपार्टमेंट ने कहा 4.5 साल लगेंगे, और जब हमने ये पॉलिसी बनाई तो 17 महीने में बन गया। फिर उसने बोनस मिला। तो कहीं ना कहीं अभी जैसे आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की, अब ये ऐसी हुआ कि हमने कुछ किया नहीं ना, उसमें मेरा भी कोई कंट्रीब्यूशन है, कुछ लोग कर रहे हैं, पर उसको पता चला कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड कुछ करते हैं तो हमको रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट मिलता है। सिस्टम में क्या होता है, अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं होती। और इसका कारण ये होता है कि चलता ही है, ये चलता है वाला शब्द बड़ा पॉपुलर है, चल जाएगा, संभाल लूंगा, मैनेज कर लूंगा, और उसके कारण फिर डिटोरेशन होता है। मैं बहुत खुश हूं कि आप ये जो क्रेडिट रेटिंग की बात कर रहे हैं, इसको और डिटेल में जाइए, और आपके अगर सिस्टम को अगर लीक प्रूफ करना है
तो पहली मेरी रिक्वेस्ट है कि यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ आवर सिस्टम, और दोनों के आधार पर इवैल्यूएशन करिए। और वो भी ऐसी सिस्टम होनी चाहिए कि जिसको इतना हुआ तो इतने ही मार्क मिलेंगे, मैनिपुलेशन के चांस ही नहीं होने चाहिए। और वो अगर होगा तो धीरे धीरे क्वालिटी और इसके साथ साथ टाइम का जो पीरियड होता है वो भी कम होगा। और अभी इकोनॉमिक वायबिलिटी और टेक्निकल बातों के बारे में तो ऑलरेडी चेंजेस काफी हो रहे हैं। दो बातें मैं अक्सर कहता हूं, आप लोगों ने भी इसमें थोड़ा सोचना चाहिए कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. And the second important thing is, no material is waste and no person is waste. It is depending upon the appropriate technology, appropriate vision of the leadership, that you can convert waste into wealth. तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना, और जैसे इंटरेस्ट कॉस्ट कम करना हमारे लिए आवश्यक है कैपिटल में, वैसे कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज न करते हुए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजी, इसमें भी लोग रिलक्टेंट हैं। अभी हमने एक टेक्नोलॉजी लाई, देखा आपने। अब इतने शानदार काम करने के बावजूद जब ये खबर आई तो फिर अफसोस की बात है कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया। चलिए यहाँ तक सह लिए। दूसरी खबर ये भी आई कि 2024 में उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, जो जानकार कहते हैं। तीसरा ये कि बीजेपी से ही जो है नितिन गडकरी जी और वरुण गांधी जी नाराज़ हैं, अपने सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो फिर नितिन गडकरी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर ऐसा है तो फिर उनके साथ गलत हो रहा है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, मोदी सरकार को एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ही मंत्री नेता तो हैं जो ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हैं और पुख्ता रूप से कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में मोदी सरकार 2024 के चुनाव के मद्देनज़र इन चीज़ों को लेकर खुलकर अपनी बात रखेगी, या फिर से जो है इनका पत्ता गोल कर देगी। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।